कक्षा 8 में हमने संस्कृत ग्रामर में स्वर संधि का अध्ययन कर लिया था। आज हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। व्यंजन का किसी भी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के बारे में हमने क्या समझा कि किसी भी व्यंजन या स्वर के साथ अगर मेल होता है, व्यंजन का यदि व्यंजन या स्वर से मेल होगा और उसमें परिवर्तन से विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन होगा तो व्यंजन संधि कहलाती है। इसे हल संधि भी कहते हैं। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि 14 माहेश्वर सूत्र के अंदर 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो है वर्ण से लेकर लय वर्ण तक ये प्रत्याहार का टॉपिक है। तो उसमें है से लेकर लय तक जो भी वर्ण आते हैं वो सभी व्यंजन होते हैं, इसलिए इसे हल संधि के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण हमारे पास वागीश है, तो वाग प्लस ईश है, ये कै का गय बन गया। ये जसत्व संधि का उदाहरण है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ स्वर ई, ये देखिए ई स्वर है के साथ मेल होने पर कै के स्थान पर गय होकर वागीश शब्द बना। नोट या टॉपिक दे रखा है, एक नोट डाल के कि व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं, उनमें से कुछ भेदों का निरूपण यहाँ किया जा रहा है। पहले ये सचुत्व संधि, इसका सूत्र है स्तो सचुना सचु। देखो सूत्र अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो इसमें ही आपकी परिभाषा निकल के आ जाएगी। आपके पास में सह दे रखा है आधा, इसे बोलते हैं हम दंत्य सकार, और दूसरे में सह आधा दे रखा है, इसे बोलते हैं हम तालव्य सकार। तो दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाता है, और तो शब्द दे रखा है तो का मतलब तय वर्ग हो जाएगा, और इधर चू दे रखा है यानी चय वर्ग हो जाएगा। तो तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग कर दिया जाएगा। अब देखें इसमें, यदि स या तय वर्ग तैथ है दन है से पहले या बाद में श या चय वर्ग चय छय जय जय और जय हो तो स को श और तय वर्ग को चय वर्ग हो जाता है। जैसे सत प्लस चरितम, यहाँ पर तय दे रखा है और आगे चरितम दे रखा है, यानी व्यंजन है। तो सत में अंत में तय है और चरितम में चय है। तो इन दोनों वर्णों में संधि होने पर तय जो कि वर्ग तय का प्रथम वर्ण है के स्थान पर चय वर्ग का प्रथम वर्ण चय हो जाएगा। इस प्रकार संधि हो जाएगी, सत की जगह चय हो जाएगा तो सच्चरित्रम शब्द बन जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम, राम प्लस शेते, यानी कि सह दे रखा है, इधर भी शय दे रखा है, लेकिन यहाँ जो पहले सह दे रखा है इस सह का परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हमें परिवर्तन किस में करना है, एक तो तालव्य सकार में और तय वर्ग के अंदर। तो हमारे पास में सह है, इसके स्थान पर हम शय सलगम वाला जिसे हम तालव्य सकार बोलते हैं उसमें कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसमें परिवर्तन हो गया। ऐसे ही हमारे पास ये बहुत से उदाहरण हैं, इनको आप देखें। आपके पाठ्य पुस्तक से रिलेटिव उदाहरण भी इसमें दे रखा है। जैसे सत प्लस जन है, तो यहाँ पर तय है और इधर जय दे रखा है। तो ये जो तय है वो जय के अनुसार तीसरा वर्ण हो जाएगा, तय को जय हो जाएगा, तो सज्जन शब्द बन जाएगा। अब यहाँ आ रहा है व्यंजन संधि के अंतर्गत सचुत्व के उदाहरण, जैसे संग प्लस अपी। अब यहाँ पर संग दे रखा है और यहाँ अपी दे रखा है, तो क्या शब्द बनेगा हमारे पास में यहाँ पर? इसके अंदर देखिए आप, यहाँ पर ए शब्द दे रखा है, तो ए का तो हम क्या कर देंगे, अवग्रह चिन्ह कर देंगे। ये अवग्रह दे रखा है और पहले वाला ए जो दे रखा है उसका ओ कर देंगे, गुण संधि कर देंगे। इस प्रकार से जैसे को प्लस अभी, तो कोपी शब्द दे रखा है, को ऐसे कैसे आ गया और ए का हमने अवग्रह कर दिया, तो ये इसमें किस में आ गया आपके, ये उदाहरण आपका कोपी का जो उदाहरण है आपका वो आपके पर रूप का है, सॉरी पूर्व रूप का, पूर्व रूप यानी पहले का रूप ऐसे कैसे रह गया। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं, इन्हें आप देखें समझें। सेकंड पे हमारे शटुत्व संधि। अब हमारे पास सूत्र को देखें, स्तो सचुना सटु, यहाँ स्तो शब्द हटा रखा है, तो आपको ये देख इसमें सूत्र में आप थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। थोड़ी सी मिस्टेक थी इसलिए हमने यहाँ सूत्र दूसरा डाल दिया, स्तो शटुना शटु। आपका जो स है इसको ष षटकोण में परिवर्तित करना है और तय वर्ग को तय वर्ग में करना है। देखें यहाँ पर स्तो सचुना सतु, श तथा तय वर्ग से पहले या बाद में श षटकोण का जिसे हम बोलते हैं, या में से मूर्धन्य सकार बोलते हैं। तय वर्ग में से कोई वर्ण हो तो श का श और तय वर्ग का क्रम से तय वर्ग हो जाता है। यहाँ देखें यथा तय को तय और थ का ठ, इसमें आपको समझा रखा है कौन से वर्ण के जैसे न का न हो जाता है। इस प्रकार आप देखें, जैसे उदाहरण आपका ईश प्लस तय, यहाँ श दे रखा है तो हमें किस में पलटना है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम श षटकोण का चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास श है, श का श करना है हमें वो हमारे पास में।
अब आगे देखें इसमें, और इधर आपके पास तय है, तय तय को हम किस में डालेंगे, तीसरे वर्ण में, तो तय के स्थान पर तय हो जाएगा। आगे पीछे किधर भी हो सकता है, तो आपका ये शब्द बन के आएगा इष्ट है। जैसे आपका उदाहरण है राम प्लस षष्ठ है, यहाँ पर स दे रखा है, इधर ष षटकोण का है, तो इधर स है वो किस में चले जाएगा, ये इस वाले श में चले जाएगा, तो रामस षष्ठ है। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। जैसे प्रेस प्लस ता, तो ता का टा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहला वर्ण है और हमको टे में डालना है, तो टे का भी पहला वर्ण डालेंगे। इस प्रकार पेष्टा शब्द बन जाएगा। इन उदाहरणों को आप देखें, आगे पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण हैं, उनको भी आप हल करें। फिर अब आज नेक्स्ट पढ़ते हैं हम व्यंजन संधि। ये परिभाषा दे रखी है, विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यातव्य, विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद होता है। विसर्ग आएगा हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद में आएगा, व्यंजन के साथ में विसर्ग नहीं आता। पहला हमारे पास में संधि है विसर्ग व्यंजन संधि हमने पढ़ ली। विसर्ग में पहला भेद है सत्व। सूत्र इसका विसर्जनीय से स है, विसर्ग के स्थान पर स होता है। यदि विसर्ग के बाद कैक है, चैच है, टैट है, तैत है, पैप है और शय से आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। आपको विसर्ग के स्थान पर स लगाना है, लेकिन कब लगाना है, अभी ये तो आपके बहुत लंबा हो गया, इसको समझना है। यानी वर्ग का पहला दूसरा और तीनों स अगर आ जाते हैं तो विसर्ग के स्थान पर हमें क्या करना है, स स्लेट वाला, या इसको तंते सकार बोलते हैं। जैसे नमः प्लस ते, अब तय आ गया, तय आते ही विसर्ग का क्या हो जाएगा, स। देखो यहाँ पर जैसे विसर्ग को स हो गया, नमस्ते शब्द बन जाएगा। जैसे राम प्लस तत्र, तय पहला वर्ण आ गया तो रामस तत्र। इस प्रकार ये उदाहरण है, आप हल करें। सेकंड है, यदि विसर्ग के बाद में चय छ आए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। अब चय वर्ग आ जाता है, क्योंकि आपका जो श सलगम वाला है जिसे हम तालव्य पे सकार बोलते हैं, वो हमेशा चय के साथ रहता है। अब चय आ जाता है तो इसके साथ में स स्लेट वाला नहीं होगा, इसका कौन सा होगा, स सलगम वाला, जिसे हम तालव्य सकार बोलते हैं। रामस प्लस राम है प्लस चय तो रामश्च, इस प्रकार ये शब्द बनेंगे। जैसे राम है चिनौती तो विसर्ग का स सलगम वाला हो जाएगा, रामश्च चिनौती। यदि विसर्ग के बाद में कै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग का प्रथम या दूसरा वर्ण आए तो श षटकोण का हो जाता है, और इसके स्थान पर श षटकोण का हो जाता है। जैसे धनुष प्लस टंकार है, तो आपके क्या हो गया, यहाँ पर टै वर्ग आ गया और विसर्ग का क्या करना है हमें, श षटकोण का, धनुष टंकार हो गया। जैसे चतुः प्लस कपाल है, कै वर्ग आ गया, चतुष कपाल है। इस प्रकार हमारे पास ये उदाहरण हुए। तो ये कै वर्ग का हो गया, टै वर्ग का हो गया। और जैसे पै वर्ग का एक उदाहरण देख लेते हैं, नी प्लस प्रत्युअहम, तो यहाँ पर नी प्र आ गया, पै आ गया, तो पै आने से आपके श षटकोण का हो जाएगा निष्प्रत्युहम। इस प्रकार ये शब्द बनेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में रुत्व संधि। इसका सूत्र है सस जुसो रूहु, पद के अंतिम स को रू यानी रह होता है, और सजुष शब्द का श को भी रू रह होता है। यदि विसर्ग के पहले ए तथा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद में कोई स्वर या व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का रह हो जाता है। इसको दोबारा समझें। जैसे सस जुसो रू सूत्र है रुत्व संधि, तो पद के अंतिम स को रू यानी रह होता है। पद का जो अंतिम स्वर होता है उसको स का क्या होता है, रू, और रू का क्या हो जाता है, रह। तथा सजुष शब्द में, सजुष जो शब्द है इसमें श है, इसका रू का रह होता है। यदि विसर्ग से पहले ए या आ, विसर्ग के पहले ए या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर होता है तो विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का रह हो जाता है। जैसे हरि प्लस अवदत्त, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हरि प्लस अवदत्त, तो इसमें क्या हो गया, इस पद में हरि के री है, में विसर्ग से पहले ई की मात्रा है और बाद में ए का स्वर है, अतः विसर्ग को रह होगा और शब्द बनेगा हरिर, हरिर वदत, रह ए में मिल गया। जैसे शिशु प्लस आगच्छत, तो क्या बनेगा, शिशुहु, विसर्ग है तो आपका ऊ है, ए या आ के अलावा ऊ वर्ण आ गया आपका, ऊ होने से क्या हो गया, रह हो जाएगा, शब्द बनेगा शिशुरागच्छत। इस प्रकार के उदाहरण है, इनको आप समझें और हल करें। और आपके विसर्ग संधि का अंतिम में है आपका सत्व संधि, और ये है आपके रुत्व संधि। इसके आपके जो पाठ्य पुस्तक है इसके अंतर्गत आपके उदाहरण भी आपके दे रखे हैं, इनको भी आप हल करें। अब अभ्यास कार्य है, इसको हम देखते हैं। जैसे करोती, अब यहाँ पर देखो करोती आधा तय है और ये आ गया, आधे तय के बाद में ये और वह आए तो हम कौन सी संधि मानते हैं, यहाँ पर हम मानेंगे यण संधि। तो क्या शब्द बनेगा, करोती
तो यहाँ शब्द बन जाएगा अनागतम। देखो आपके यहाँ पर दे भी रखा है, तो आपके आंसर दे रखे हैं। इस प्रकार से आपके देखेंगे कौन कौन से उदाहरण किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। जैसे प्रत्यागत है बन गया शब्द, तो क्या बनेगा, प्रति प्लस आगत है। तो आपके पास में जैसे ई की मात्रा है, इधर आ गया, तो इधर ई की मात्रा आने से ई का यह हो जाता है यण संधि के अंदर। तो आपके पास में ये जो उदाहरण है इन्हें हल करें। आपके उदाहरण दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पर जैसे संधि विच्छेद दे रखा है, जैसे केन प्लस अपी, तो आपके ए और ए मिलके आ बनेगा, तो केनापी शब्द बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आपके आंसर यहाँ दे रखे हैं, तो आप पहले स्वयं बनाने का प्रयास करें और उसके बाद में आंसर का मैच करें। अगर आपका आंसर आपके हिसाब से सही है तो आपकी जो सोच है, आपने जिस प्रकार संधि पढ़ी है वो सही है। अगर आपको आंसर में कोई दिक्कत आती है तो इसको पुनः हल करने का प्रयास करें, संधि का नियम देखें। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। सारी क्वेश्चन है महाशय जैसे शब्द दे रखा है, तो संधि विच्छेद करना है, तो महा प्लस आशय है, इस प्रकार आपको संधि विच्छेद करना है। जो आपके यहाँ जैसे महा प्लस आशय ये दे रखा है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ दे रखा अधोलिखितेषु वाक्येषु संधि विच्छेदम वा कुरुत। ये संधि विच्छेद करना है। जैसे सहैव शब्द है, तो सह प्लस एव डबल मात्रा है, तो आपके डबल मात्रा से कौन सी होगी, वृद्धि संधि। इस प्रकार आपको देखना है कि कौन कौन से। अब जैसे यहाँ पर ये अंडरलाइन नहीं है, महोदयन शब्द का आपको करना है। फिर इसके बाद में आपका ये संधि विच्छेद कर रखा है, इसको आपको संधि करके लिखना है, यथा प्लस इष्टम। और फिर आपके है एकस्य, यहाँ पर आपको संधि करके लिखना है। फिर है कोष्ठकात उचित शब्दम नीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठक से उचित शब्दों को लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आपके पास में जैसे राम प्लस एन, तो रामायण शब्द दे रखा है और रामजय दे रखा है, तो आपको आंसर देखना है, तो रामायण शब्द बनेगा। अब ये रामायण शब्द किस प्रकार से बना, तो आपके पास में जो आपने नियम पढ़े थे संधि के, उसको देखे राम प्लस आयन, तो ये कौन सी संधि बन रहा है, ये न का अणय कैसे हो गया। हमने जो सूत्र पढ़ा था नियम के अनुसार हमने देखा था कि न का अणय हो जाता है, तो व्यंजन संधि के अंदर अंतर्गत है। तो इसमें आपको देखना है संधि का नियम, आपको दोबारा चेक करना है कि किस प्रकार से बन रहा है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ 10 वाक्य है, तो इनको आपको संधि देखना है कि कौन सा शब्द आपका ठीक रहेगा। फिर अगला है हमारे पास में छठा क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है अधोलिखितेषु प्रश्नेषु सम्यक उत्तरस्य क्रमाक्षरम चित्वा लिखत, यानी हिमालय यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, तो आपको देखना है शुद्ध कौन सा है। जैसे इसमें हिम प्लस आलय है। इस प्रकार आपके ये 10 क्वेश्चन है, इनको आप हल करें। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं और आपका संधि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। हमने व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि तीनों का अध्ययन कर लिया। आज क्वेश्चन आंसर हमने देखे। आपको क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करके नोटबुक के अंदर नोटबुक के माध्यम से जांच करवाने हैं। फिर भी अगर आपको संधि के संबंधित कोई समस्या आती है तो इस बारे में आप पूछ सकते हैं। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं।